हाँ, तो आज हम करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप सी लैंग्वेज में। ठीक है। वैसे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसका अगर आपको लॉजिक पता है या फिर लूप्स का आपको लॉजिक पता है कि एक्चुअल में लगते कैसे हैं, तो सिंटेक्स में कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंटेक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो जैसे आपका ये इफ स्टेटमेंट आ जाता है। सो पाइथन में कैसे लिखते थे? पाइथन में हमारा आता था इफ एंड देन देर इज अ कंडीशन और वी कैन कॉल इट एज एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद आपका सेमी मतलब आपका कॉलन आता था और उसके बाद इंटेंडेशन के हिसाब से आप कोड लिखते थे। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंटेंडेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आपको ये उसका सिंटेक्स है कि आपका इफ कीवर्ड वैसे ही रहता है। आपको जो कंडीशन है या जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो आपको पेरेंथेसिस के अंदर लिखनी होती है। और जो आपका सारा कोड इफ का होगा वो आपका कर्ली ब्रेसिस के अंदर आता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होना है कि वो सारा कोड आपका कर्ली ब्रेसिस के अंदर आएगा। ओके। एंड जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये है कि x की वैल्यू 10 है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट एफ दिस। सो इट्स अ सिंपल सिंटेक्स। जो आपका सेमी कॉलन रहता है वो लाइन के टर्मिनेट होने पे होता है, उससे पहले तो नहीं लगता। तो वो उसके अंदर जो लाइंस होंगी उसमें होगा, कर्ली ब्रेसेस के साथ नहीं लगता है आपका सेमी कॉलन। ठीक है। फिर उसके बाद हम, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें रह जाती है। एनी नॉन जीरो वैल्यू, वेदर इट्स नेगेटिव वेदर इट्स पॉजिटिव, लेकिन अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो उसे एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हमेशा। और अगर जीरो होगा तो वो फॉल्स होगा। तो अगर आप कोई कंडीशन नहीं भी लगाते, इसलिए मैं कह रहा था इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कंडीशन होगी। कई बार आपका एक्सप्रेशन है, जैसे अगर आपने इफ और पेरेंथेसिस के अंदर -100 या फिर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डाली है तो वो उसको ट्रू करेगा, लाइक ट्रू कंसिडर करेगा। तो ये जो प्रिंट एफ में लिखा हुआ है, दिस विल एग्जीक्यूट, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये करा, ठीक है। इसमें इंटेंटेशन का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। ठीक है, सी लैंग्वेज में तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो ये प्रिंट हो गया, दिस विल एग्जीक्यूट, ये प्रिंट हो गया। ओके। और हुआ क्या था यहाँ पे, एक हमने नॉन जीरो वैल्यू दी, हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, हमने सिर्फ एक नॉन जीरो वैल्यू दी इसके अंदर। तो उसने उसको ट्रू की तरह कंसिडर करा। अब ये नेगेटिव है तब भी वो ट्रू की तरह कंसिडर करेगा, पॉजिटिव होगी तब भी वो ट्रू की तरह कंसिडर करेगा। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं, अगर जीरो होगा, आपने जीरो दिया है या फिर आपने कोई दो नंबर का सम लिखा, जैसे आपने a प्लस बी लिखा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, तब भी वो ट्रू कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा कि a प्लस बी, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -5 है, तो वो उसको फॉल्स कंसिडर करेगा क्योंकि उन दोनों का जो सम निकलेगा वो जीरो निकलेगा। ठीक है। सो दैट हाउ इट वर्क्स। फिर आ जाते हैं आपके इफ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ एल्स स्टेटमेंट में वही सेम चीज आ रही है। इफ वाला अगर कोड मतलब ब्लॉक रन करता है तो ठीक है, वरना वो एल्स वाले पे चला जाता है। एल्स इफ एल्स में एक कमाल की चीज ये होती है कि जो एल्स होता है वो सबसे नियरेस्ट वाले पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी होगा। हाँ, अभी वो दिखाता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे तो नहीं, नीचे होगा। हाँ, ये रहा। तो जैसे अगर इसका ये है कि आपने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है, ये वाली, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी लगाई है और फिर उसके बाद आपने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और फिर आपने प्रिंट करा ए इज लार्जेस्ट। तो ये जो एल्स होगा ना, ये एल्स वाला ब्लॉक इस वाले इफ से बिलोंग करेगा, जो आपका इनर वाला होगा। यानी कि जो सबसे नियरेस्ट वाला इफ होगा उसी के रिस्पेक्ट में वो एल्स है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, हाँ, इसमें ब्रेसेस वगैरह लगाने हैं, लाइक कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे वही नॉर्मली जैसे लगने थे। फिर एल्स इफ की बात करें तो एल्स इफ में आपका क्या आ जाता है, एल्स इफ में एक लेटर की तरह रहती है चीजें। आप एल्स इफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके नॉर्मल भी कोड है अगर, तो उसमें वो एक लेटर की तरह चल रहा है कि पहले इफ वाली स्टेटमेंट रन करेगी, अगर वो रन नहीं करती है, वो फॉल्स हो जाती है, तभी वो उसकी अगली वाले पे जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ऑर्डर सही तरह से आना चाहिए, कि अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। स्विच केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में अगर आपका एक केस रन कर जाता है, उसके नीचे वाले केस रन ना करे, इसलिए हम उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि फॉल थ्रू ना हो। ठीक है।
फिर उसके बाद आपका आ जाता है नेस्टेड इफ, कि एक इफ है आपका, आपने उसके अंदर लाइक इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और आपने उस इफ के अंदर एक और इफ लगाया, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर एक। तो अगर आपके नेस्टेड लूप है तो एक लूप के अंदर एक और लूप, नेस्टेड इफ है तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ। सो दैट हाउ इट वर्क्स। फिर आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट इज वेरी सिमिलर, लाइक इट्स नॉट सिमिलर, इट्स एग्जैक्टली सेम एज मैच केस इन पाइथन। पाइथन में अगर आपने मैच केस पढ़ा है, या फिर आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो पाइथन की पूरी वीडियो डाल रखी है, उससे देख लेना। ठीक है, तो स्विच केस जो है वो मैच केस से एकदम एग्जैक्ट सेम रहता है। Switch is the keyword, and then you will be providing an expression. Expression क्या? Expression वो कि कौन सा केस है, केस वन, केस टू, केस थ्री। तो जो भी यहाँ पे होगा वो वाला केस रन करता है। तो ये सिंटेक्स है इसका। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इंट डे इक्वल टू टू, हमने डे के अंदर जो वैल्यू डाल रखी है वो टू स्टोर कर रखी है। अब हमने जब स्विच केस लगाया और हमने ब्रैकेट में जो पेरेंथेसिस था उसके अंदर डे प्रोवाइड कराया, तो ये टू है, तो जो भी केस टू होगा वो उस पे एग्जीक्यूट करेगा, तो ये केस टू को एग्जीक्यूट करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये केस टू को इस तरह से एग्जीक्यूट कर देगा। ओके। फिर आपका एक डिफॉल्ट केस आ जाता है। डिफॉल्ट केस कब रन करेगा? जब कोई भी केस रन नहीं करता। यूजर ने मान लो इसमें दो ही केस प्रेजेंट है, वन एंड टू, और यूजर ने वैल्यू डाल दी 10, तो उस केस में कोई भी केस रन नहीं करेगा, राइट? उस केस में कोई भी केस रन नहीं करेगा। तो तब जो केस रन करता है वो डिफॉल्ट केस रन करता है, ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। तो एरर से डील करने के लिए हम एक डिफॉल्ट केस देते हैं कि आपने जो डे डाला है वो इनवैलिड है। ये हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं ना, तो आपने 10 वैल्यू डाल दी तो वो थोड़ी होगा, या फिर वो केस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाता है। तो मैंने क्या बोला कि आपने जो भी वैल्यू डाली किसी वेरिएबल के अंदर, और आपने उस वेरिएबल को अगर पास कर दिया स्विच के पेरेंथेसिस में, तो उसकी वैल्यू से डिफाइन होगा कि कौन सा केस रन करेगा। अब जब भी कोई केस रन करेगा, जैसे केस वन रन करा और इसमें मतलब यहाँ कॉलन लगा, फिर आपने उसकी कंडीशन रन करा दी कि प्रिंट एफ मंडे, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई है तो फॉल थ्रू हो जाएगा। फॉल थ्रू से मतलब क्या है कि उसके बाद अगला केस भी रन कर देगा वो। तो इसलिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट का हर बार यूज करना होता है, हर केस में आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब स्विच केस में एक चीज और होती है कि इसमें सिर्फ तीन तरह के डेटा टाइप में जो वर्क करेंगे, एक तो इंटीजर वर्क करेगा, एक कैरेक्टर करेगा, और एक इनम करेगा। इनम मींस इन्यूमरेटर, वो अभी समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, इंट और कैरेक्टर आपको पता होगा कि इंटीजर तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर नंबर होगा तो उसके हिसाब से आप स्विच केस बना सकते हो, या फिर आप कैरेक्टर के बेसिस पे बना सकते हो, ABCD हो गया, या फिर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, तो उसके बेसिस पे भी आप स्विच केस बना सकते हो। और एक इन्यूम, एक डेटा टाइप होता है, उसके बेसिस पे बनता है, वो दिखा रहा हूँ किससे। ठीक है, तो फ्लोट और डबल या फिर स्ट्रिंग्स अलाउड नहीं होते स्विच केस में, सी लैंग्वेज। ठीक है, और फिर आपका आ गया, हाँ, इनम का। तो इन्यूमरेटर वाला क्या होता है? होते इंटीजर ही है ये, कुछ खास फर्क है नहीं इनका, बस ये हर इंटीजर वैल्यू को एक स्पेशल मीनिंग देते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब लिखा इनम कमांड, तो ये सिंटेक्स है कि अगर आपको कोई भी नया डेटा टाइप बना रहे हो आप एक तरह से, तो इनम कमांड, कमांड इज द डेटा टाइप। एक तरह से समझ लो कि ये एक नया डेटा टाइप बन रहा है। आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर तीन वैल्यूज पास करी, स्टार्ट, स्टॉप, पॉज। तो जो बाय डिफॉल्ट होगी, तो जो आप इंडेक्सिंग पढ़ते थे उसके हिसाब से इन सबकी वैल्यू है। स्टार्ट में 0 स्टोर है, स्टॉप में 1 स्टोर है, पॉज में 2 स्टोर है। चाहे तो आप इसे अपनी तरह से भी दे सकते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू आपने 10 कर दिया, फिर आपने कॉमा करके स्टॉप खाली छोड़ दिया, तो उसकी अगली वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ये डेटा टाइप बनाया, जो आपने इनम कमांड बनाई, एक डेटा टाइप बनाया जिसके अंदर तीन चीजें हैं, स्टार्ट, स्टॉप और पॉज। और उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे चलेगी, कि जो स्टार्ट है वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, स्टॉप जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, पॉज जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। तो स्टार्ट की वैल्यू 0, स्टॉप की वैल्यू 1, पॉज की वैल्यू 2। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप तो बना दिया, अब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। तो ये जो CMD है ये वेरिएबल नेम है। तो हमने इसी डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया विच इज CMD, और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी स्टार्ट। ठीक है, और फिर हमने उस स्टार्ट को स्विच केस में पास कराया, यानी कि CMD को हमने पास कराया, तो CMD की वैल्यू है स्टार्ट। तो ये स्टार्ट क्या होगा? ये 0 होगा, और यहाँ पे ये केस स्टार्ट है यानी कि केस 0। तो अगर आप प्रिंट करा दो, अगर आप प्रिंट एफ करके CMD करोगे,
तो प्रिंट एफ सीएमडी आपको 0 प्रिंट करेगा, और आपको उसका डेटा टाइप भी लाइक डी देना पड़ता है, लाइक जो फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपके इन्यूमरेटर वाले। होते ये कुछ खास नहीं है, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, होते इंटीजर ही हैं, बट इंटीजर को एक स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं। अगर हम सिंपल लिखते इंट cmd इज इक्वल्स टू 0, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट 0? यू डोंट नो वेदर इट स्टार्ट, स्टॉप और पॉज, लेकिन हमने उसे एक स्पेशल मीनिंग दे दिया। हमें पता है कि स्टार्ट के अंदर 0 स्टोर है, लेकिन हमने एक स्पेशल मीनिंग दे दिया उसे कि स्टार्ट है। तो अब हम जब वो पास करेंगे तो हमने एक केस बना दिया स्टार्ट का, एक बना दिया स्टॉप का, एक बना दिया हमने पॉज का, तो वो कमांड उसी के हिसाब से आपकी एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन सी। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर वेरी सिमिलर टू एनी अदर लैंग्वेज विच यू स्टार्टेड। लूप होते क्या है कि वो एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिव टास्क करने के लिए मेनली यूज किए जाते हैं। जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता होते हैं कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन हमने की, कितने लूप अभी लगने वाले हैं। तो फॉर लूप में तीन चीज मेन होती है, इनिशियलाइजेशन, देन देयर इज अ कंडीशन, एंड देन देयर इज अ increment, or you can call it updation. It's not about only increment, it can be a decrement also. लास्ट वीडियो में हमने यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, विच इज ए प्लस प्लस और आई प्लस, लाइक ए प्लस प्लस की ए प्लस प्लस क्या करता है, आपकी वैल्यू एक बढ़ा देता है। ठीक है, और ए माइनस माइनस क्या करता है, आपकी वैल्यू एक कम कर देता है। उसमें एक टॉपिक रह रहा है वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का, और डिक्रीमेंट में भी, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप में आपका ये हो गया इनिशियलाइजेशन, देन देयर इज अ कंडीशन, एंड देन देयर इज अ इंक्रीमेंट। सो दिस इज द सिंटेक्स। ओके, नाउ वील गो टू द वन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम इन फॉर फॉर लूप। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्राम आपका क्या है कि आपको 1 से लेकर 5 तक जो नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आप पहले इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइज मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे कि जो आपका लूप है वो कहां से स्टार्ट होने वाला है। गॉट इट? आपने जैसे यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1 करा, तो लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर हमने एक कंडीशन दे दी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलता जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता जाएगा। तो आई की वैल्यू हमने 1 दी, देन सेमीकॉलन आई इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई की वैल्यू लेस देन है या फिर इक्वल टू 5 है, तब तक जो है आप अपने लूप को चलाते जाए। ठीक है, और फिर आपको उसका थर्ड पार्ट देना विच इज अपडेशन, कि वो आई की वैल्यू अपडेट भी हो रही हो। अगर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी तो लूप जो होगा वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। सो जस्ट टू मेक श्योर कि लूप इनफाइनाइट लूप ना बने, इसलिए हम उसमें एक अपडेशन वाला स्टेप भी डाल देते हैं कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, आई की वैल्यू 1 हो गई, देन वी गिव अ कंडीशन कि आई की वैल्यू जब तक 5 से कम है या 5 के इक्वल है तब तक लूप चलाते जाना, और फिर हमने उसमें अपडेशन दे दिया कि आई प्लस प्लस। ठीक है, तो जब ये प्रिंट करेंगे तो वेरी सिंपल कि आपका 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। नई लाइन में प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया है। स्लैश एन इज यूज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, स्लैश टी इज यूज फॉर टैब। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हाँ ये भी है आपका, इसमें आपका इनफाइनाइट लूप बन जाता है कि जब आप इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं, कंडीशन नहीं देते हैं, आपने इंक्रीमेंट भी नहीं दिया है, तो वो आपका एक तरह से इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ओके, सो इस तरह से भी वर्क करते हैं, जो कि यूज में नहीं आता है बट पता होना चाहिए। फिर मल्टीपल वेरिएबल्स भी अलाउड होते हैं फॉर लूप में। मल्टीपल वेरिएबल से मतलब क्या है कि आप एक वेरिएबल की जगह दो तीन वेरिएबल्स का यूज करके भी एक फॉर लूप को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने आई की वैल्यू 0 दी, जे की वैल्यू 10 दी, अब आपने एक कंडीशन बना दी। ठीक है, वही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस कुछ खास आ नहीं रहा है, चीजें वही सेम रह रही है। अगर आपको स्टेटमेंट्स को, तीन स्टेटमेंट रह रही है ना आपकी, इनिशियलाइजेशन हो गई, दूसरी आपकी कंडीशन हो गई, तीसरा आपका इंक्रीमेंट हो गया या अपडेशन बोल लो आप उसको। तो ये तीन है, और इन तीनों को आप, इन तीनों स्टेटमेंट को आप अलग अलग कैसे कर रहे हो, सेमी कॉलन के बेसिस पे अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, एक सेमी कॉलन यहाँ पे आ गया और एक सेमी कॉलन आपका यहाँ पे आ गया। गॉट इट? अब आपने क्या करा, आपने इनिशियलाइज करा आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 10। ठीक है, आपने स्टार्टिंग बता दी कि भाई आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी और जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 होगी। आपने कंडीशन क्या बोली कि आई की वैल्यू जब तक जे से कम है तब तक आप लूप को चलाते जाना। और अपडेशन में क्या बोला आपने, आई को प्लस प्लस करते जाओ, जे को माइनस माइनस करते जाओ, यानी कि आई 0 से 1 जाएगा, जे 10 से 9 जाएगा, 1 से 2, 9 टू 8। तो इस तरह से दोनों कहाँ मीट करेंगे, ये 5 पे मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू जे से कम रहेगी नहीं, और जब आई की वैल्यू जे से कम रहेगी नहीं तो लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट करना बंद कर जाएगा। तो उस केस में जितना प्रिंट हुआ होगा उतना ही हो जाएगा, लूप वहीं से एग्जिट ले लेगा। तो इस मेन चीज से, इससे समझने वाली क्या थी कि कंसेप्ट समझने वाला था कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं इसको भी। ठीक है,
जैसे अगर आप यहाँ पे ये कंपाइल हो गया आपका, ये आपका रन हो गया, तो देखो 0 1 2 3 4 वो क्या प्रिंट हो रहा है, वो आपकी आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, कि आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है, 0 से 1 जाएगी, 1 से 2 जाएगी, 2 से 3 जाएगी। दोनों मिलेंगे कहाँ पे, दोनों 5 पे मिलने थे, तो 5 पे क्या होगा, आई और जे की वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसी आई और जे की वैल्यू सेम होगी, वैसी जो ये कंडीशन है आई इक्वल टू जे वाली, आई इक्वल टू जे वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जे की वैल्यू उल्टी चल रही है क्योंकि हमने जे माइनस माइनस करा है, विच इज यूनरी डिक्रीमेंट नॉट इंक्रीमेंट। तो 10 फिर 9 देन 8 देन 7 देन 6, इट विल गो लाइक दैट। ओके, then multiple variables are allowed. Then we are coming, then the next topic is while loop. In while loop, when we don't know that how many iteration we have to do, हमें बस कंडीशन पता है बट हमें ये नहीं पता है कि भाई कितने करने, तो हम while का यूज करते हैं। while के ब्रैकेट में हम while, और ये जो सिंटेक्स है यही सेम सिंटेक्स आपका पाइथन में भी रहा है, यही सेम सिंटेक्स आपका जावास्क्रिप्ट में भी रहा है। तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज करी है तो while लूप का जो सिंटेक्स है वो सेम है। बस पाइथन में आपके कर्ली ब्रेसेस की जगह कॉलन लगता था और उसके बाद आपकी इंटेंडेशन आ जाती थी, बट इसमें आपके पैरेंथेसिस आ जाता है और आप कोड आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो वाइल है, देन यू विल प्रोवाइड अ कंडीशन। हालांकि इसमें भी कोई नई चीज नहीं लग रही है, इसमें भी जो कंसेप्ट है वो सेम रह रहा है। जो फॉर लूप का कंसेप्ट है वही यूज हुआ है कि आपने एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि लूप स्टार्ट कहां से होगा, एंड देन यू विल बी डिफाइनिंग अ कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। एंड वंस यू विल बी डिफाइनिंग द कंडीशन, देन यू विल बी डूइंग अपडेशन ऑल्सो। अगर अपडेट नहीं करोगे तो लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, विच विल कॉज अ रन टाइम एरर। ठीक है, अब उस केस में आपको देखो, इस केस में क्या करना है, आपको तीन चीजें वही सेम आ रही है। आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, फिर वाइल के साथ आपको कंडीशन बतानी है, एंड जैसी आपकी कंडीशन हो जाएगी फिर आपको अपडेट करते जाना है उस वैल्यू को, ताकि जो कंडीशन है वाइल की वो कभी फॉल्स हो, ताकि वो इनफाइनाइट लूप ना बने। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं हम, इसमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया आई की वैल्यू 1, वही सेम चीज जो हमने फॉर लूप में करा था। स्टार्टिंग पॉइंट दिया आई की वैल्यू 1, एंड देन वाइल जो है वो एक कंडीशन दे दी हमने कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप चलाते जाना। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, एंड देन जैसे ही 6 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब वाइल और डू वाइल में, इसके बाद डू वाइल लूप आ रहा है उसमें, और वाइल लूप में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कंडीशन इसमें लास्ट में चेक होती है। ठीक है, वाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर हम उस कोड को रन करा रहे हैं जो उस लूप के अंदर है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, हम पहले कोड को रन कराते हैं और फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। तो मिनिमम एक बार तो डू वाइल रन करता ही करता है। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी दे दूं, ठीक है, अगर मैंने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है, तब भी ये वाला कोड तो रन करेगा ही, क्योंकि वो जाएगा तो ऊपर से नीचे ना। तो डू वाला पार्ट रन करना ही करना होता है। तो डू वाइल में क्या होता है, मिनिमम एक बार तो रन करेगा ही करेगा। और अगर हम इसे कंपेयर करें और उसे, तो अगर फॉर लूप किसी कंडीशन पे 10 टाइम्स रन करना था तो डू वाइल 11 टाइम्स रन करेगा। एक बार ज्यादा रन करेगा ही, क्योंकि जब भी कंडीशन फॉल्स होगी उस बार भी वो रन कट जाता है। लेकिन ऑल लूप्स का क्या है, चाहे आपका फॉर लूप हो गया या वाइल लूप हो गया, उसमें जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करता है। लेकिन डू वाइल एक बार एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है कि डू है, एंड देन यू विल बी राइटिंग द कोड विच नीड टू बी, विच इज द रिपीटेटिव कोड, राइट, कि जो आप चाहते हो कि लूप के साथ साथ बार बार रिपीट हो। ठीक है, और फिर वाइल कंडीशन, एंड देन देर इज अ सेमी कॉलन। ये चीज है, ये चीज बहुत बार मिस आउट हो जाती है। तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन है जो एक तरह से डू वाइल को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, कि बात खत्म हो गई तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बात खत्म होती है हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी बात खत्म होगी हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। ओके, एंड देन देर इज दिस एग्जाम्पल कि आई की वैल्यू 1 है, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तब आपने डू वाइल लूप लगाया, डू में आप क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट करा रहे हैं, हालांकि अपडेशन यहाँ पे भी आ रहा है। वो जो तीन कंसेप्ट हैं वो तो ऐसे समझ लो कि हर लूप में लगने ही लगने हैं। अगर वो चीज आपकी, आपने उसमें अच्छे से ग्रास बना ली तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार। ठीक है, वो क्या है कि आपको एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट, एक कंडीशन है और एक अपडेशन है। अपडेशन नहीं होगा तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, कंडीशन नहीं होगी तो लूप रन ही नहीं करेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो लूप कहाँ से रन करेगा। तो ये तीनों चीजें हैं। अगर आपको भी कहीं जाना है
ठीक है, आपको यहाँ से अपने घर जाना है या हॉस्टल जाना है, तो उसमें कैसा रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना है तो क्यों जाना है, लाइक देयर विल बी अ कंडीशन कि अभी जाना है तो मुझे लंच के लिए जाना है, ठीक है, या अभी जाना है तो मैं जा रहा हूँ, अभी अभी वापस नहीं आऊंगा मैं, काइंड ऑफ स्टफ। तो उस केस में वो एक कंडीशन हो गई आपकी, और फिर अपडेशन हो गया कि मैं वापस कब आ रहा हूँ, या फिर, तो उसी तरह से कि आपका इनफाइनाइट लूप ना बने, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से जा रहे हो, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, कहाँ पे आपको पहुंचना है, और बीच में आपकी कंडीशन क्या है। तो वही आपका लूप है कि स्टार्टिंग पॉइंट लूप कहाँ से शुरू होगा, लूप कहाँ पे खत्म होगा, और ये आपका कंडीशन होगा कि लूप कहाँ पे खत्म होगा, और अपडेशन कि लूप खत्म होना चाहिए, वरना आई की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगी। अगर आई प्लस प्लस नहीं होगा तो आई की वैल्यू कभी अपडेट नहीं होगी। आई की वैल्यू अगर अपडेट नहीं होगी तो दे विल बी, द प्रॉब्लम इज कि वहां पे देर विल बी एन इनफाइनाइट लूप। ओके, सो की डिफरेंस क्या है कि एक बार तो रन करता ही करता है आपका डू वाइल लूप, ठीक है। देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपकी आ जाती है, एक आ जाता है आपका ब्रेक, ठीक है। तो जैसी ब्रेक कहीं पे भी एग्जीक्यूट होता है, किसी भी लूप में एग्जीक्यूट होता है, वेदर इट्स फॉर वाइल एनी लूप, सो उस केस में जैसे ही ब्रेक रन करेगा, वो पूरा लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद कुछ भी रन नहीं करता है। सो दैट इज व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। यही ब्रेक स्टेटमेंट हम स्विच केस में भी यूज कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि हम हर केस में लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहे थे, ताकि हम फॉल थ्रू से बच सके कि एक केस जब आपका रन कर जाए तो वो मल्टीपल केसेस रन ना करे, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप में भी स्टार्ट होता है कि ब्रेक का मतलब क्या है कि भाई बात खत्म हो गई है, ये लूप जैसी ब्रेक स्टेटमेंट रन करी है उसके बाद वो कुछ भी रन नहीं करने वाला, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जो उसकी करंट इटरेशन होती है, यानी कि इटरेशन का मतलब क्या है कि आपकी आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, तो वो एक तरह से लूप चल रहा है। तो जो करंट इटरेशन होगा, अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ है तो वो करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और उसके अगले वाले पे चल जाएगा। जैसे कि इसे एक बार देख लेते हैं, इसमें ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा करके देख लेते हैं। हाँ देखो, तो इसमें 1 2 4 5 इसने प्रिंट करा है, क्यों कि आई की वैल्यू हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखो ध्यान से देखें, तो फॉर लूप हमने चलाया आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू जैसी 3 के इक्वल आ रही है, हम क्या कर दे रहे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को रन कर दे रहे। अब जैसी कंटिन्यू रन होगा तो वो उस करंट इटरेशन को स्किप कर देगा। करंट इटरेशन को स्किप करने से मतलब वो इस चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो इसलिए उसने 1 2 और 4 5 प्रिंट करा, उसने 3 को स्किप कर दिया, क्योंकि जैसी आई की वैल्यू 3 हो रही है, हमने क्या करा, हमने कंटिन्यू का यूज करा ताकि वो करंट इटरेशन, यानी कि जो वो वाला लूप है करंट वाला, उसको वो स्किप कर दे, ठीक है। तो उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, उस इटरेशन के लिए, उसके बाद वाले इटरेशन पे तो वर्क करता है। तो ये कंटिन्यू हो गया। एंड देन देर इज अ गो टू, ठीक है। गो टू जो है तो लूप ही, ठीक है। लेकिन इसमें ये रहता है गो टू में कि आप एक तरह से जंप करवा देते हो, एक जगह से दूसरी जगह जंप करवा देते हो, कि आपने पूरा कोड लिखवा दिया और लास्ट में आपने गो टू लेबल कर दिया, तो वो उसी लेवल पे जंप हो जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल में देखें, आपने गो टू लेबल करा तो गो टू आपका कीवर्ड हो गया, लेबल आपका कीवर्ड हो गया। अब जहां पे भी आपने लेबल कीवर्ड इस तरह से लगाया होगा, और आप जब भी रन करोगे गो टू लेबल को, कि आपने ये जो है, जैसे मान लो आपने गो टू लेवल यहाँ पे रन करा, तो जैसे ये जंप हेयर यहाँ पे आएगा, ये गो टू लेवल एग्जीक्यूट होगा, यहाँ लेवल पे चला जाएगा, फिर ये दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, फिर लेवल पे चल जाएगा, फिर दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। तो वो इस तरह से वर्क करता है। अब इस गो टू लेवल को आप किसी कंडीशन के अंदर रख सकते हो, इफ के अंदर रख सकते हो कि इफ आई इज लेस देन 5 तो आप गो टू लेवल को एग्जीक्यूट करो। जैसे ही गो टू लेवल एग्जीक्यूट होगा वो लेवल पे जाएगा, और उसके बाद लाइक उसके नीचे जितनी भी कंडीशन होंगी वो सारी एग्जीक्यूट करेगा। ऑल दो ये यूज किया नहीं जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं, है ना। फिर कंपैरिजन टेबल की बात करें तीनों लूप के बारे में, तो फॉर लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, वाइल में ही पहले होती है, डू वाइल में बाद में होती है। मिनिमम एग्जीक्यूशन फॉर लूप का 0 है, वाइल लूप का भी 0 है, लेकिन डू वाइल जो है वो मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, ठीक है। बेस्ट यूज केस क्या है कि फॉर लूप को कब करोगे, जब आपको इटरेशन पता है कि कितने लूप चलाना है, आपको पता है। जब आपको नहीं पता आप वाइल यूज कर लोगे। जब आपको कोई चीज वैलिडेट करनी है, जब आपको वैलिडेशन के लिए चाहिए, तब आप डू वाइल का यूज करेंगे। इन सब के हम प्रोग्राम्स अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स थोड़े इसलिए होंगे कि लूप्स में अगर आपकी एक बार कमांड बन जाए, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, तो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी कमांड बन सकती है,
क्योंकि जो लूप्स है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, सिंटेक्स में बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है, ठीक है, और कितनी बार कोई डिफरेंस होता भी नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट और इसकी बात करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम हो रहा है, ठीक है। तो सिंटेक्स भी कितनी बार सेम होता है, और यही मेन चीज है आपका बेसिक्स में। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ओके। ये थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कि इक्वल टू यूज नहीं करना होता है इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू, ठीक है। कंडीशंस में अगर आपको चेक करना है कि ए इज इक्वल टू बी, तो आप ए इक्वल टू बी करोगे। अगर ए इक्वल टू बी करोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। देन यू हैव इनफाइनाइट लूप्स ड्यू टू मिसिंग इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट या फिर अपडेशन या फिर डिक्रीमेंट आप नहीं डालोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम जो इनफाइनाइट लूप की आती है, और फिर रन टाइम एरर आ जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मिसिंग ब्रेक इन स्विच, अगर आपने स्विच केस में ब्रेक को मिस करा किसी भी केस के अंदर तो फॉल थ्रू हो जाएगा, यानी कि आपके और भी केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉरगेटिंग सेमीकोलन इन डू वाइल, डू वाइल में जब आपने डू लगाया फिर आपने वाइल लगाया तो लास्ट में सेमीकोलन आना चाहिए आपका, वो मैंडेटरी, ठीक है, वरना वो सिंटेक्स एरर दे देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। इस पे हम ना थोड़ा सा लाइक, इसमें थोड़ी चीजें ये रह रही है कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक सोच भी रहा था कराने का, लेकिन वो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, फॉर लूप के, वाइल के, डू वाइल के, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसमें काफी सारी यूज होंगी। बट ट्राई टू थिंक लाइक, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप 6th 7th में आप पाइथागोरस थ्योरम करते थे मैथ्स में, तो उसमें क्या आता है आपका, हाइपोटेन्यूज आता है आपका, परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, आपका बेस आता है, तो उसका एक फॉर्मूला है, राइट। सो व्हाई नॉट कि आप वैल्यू यूजर से इनपुट करवाओ और फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसकी थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके लिए आपको एक पैकेज भी इंक्लूड करना पड़ेगा, विच इज दिस हैश टैग इंक्लूड मैथ डॉट आईओ होगा, है ना, मैथ डॉट एच, ठीक है। और इसके बाद जब आप मैथ डॉट एच कर दोगे तो SQRT एक फंक्शन होता है ये वाला, तो इसको यूज करके आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे किसी भी नंबर का, ठीक है। आप नम दे देना और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप एक बार ट्राई करें खुद से, एंड वील बी डूइंग मोर लाइक लॉजिकल क्वेश्चंस, ताकि लॉजिकल बिल्डिंग में भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो ओके।